हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 5 नदी, जलप्रपात एवं झीलें से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है। इन चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले इस किताब से इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को मैंने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो याद रखना है कि पूरब की तरफ बहने वाली लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली लगभग नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि पूरब की तरफ बहने वाली लगभग सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे गंगा, गोदावरी, महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ताप्ती नदी एक ये मात्र ऐसी नदी है जो कि किधर गिर रही हैं, पूरब पश्चिम की तरफ अरब सागर में। तो ये ज्वारनद मुख बनाती हैं, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही है ऑप्शन अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती हैं। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ से कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से के रूप में जाना जाता है? सवाल फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरेन। सही आंसर है यहाँ पे नैनीताल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से देखेंगे कि झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, सही आंसर है ए ऑप्शन नैनीताल। अगला सवाल है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सवाल है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, शरावती या फिर कृष्णा। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा शरावती। जोग जलप्रपात कर्नाटक के आप देखेंगे कि शिवमोगा जिले में कावेरी नदी के सहायक नदी जो है शरावती नदी, यहीं पर ये स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जैसे कि राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे से मिलकर के बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है? गसोपा, या फिर नया नाम आपका देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। ध्यान रखनी है, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। ठीक है, तो इसका फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरावती नदी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है शरावती, और इसी नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, जिसका अन्य नाम क्या है? गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कलेरू झील या फिर वेवनाड झील। तो याद रखना है, केरल राज्य में अवस्थित वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है।
यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन, वेवनाड झील। ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक, वहीं पे ध्यान रखिएगा कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि पुलिकाट झील के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। आसान सा सवाल फिर से आ गया है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। आपको देखनी है कि कौन सी नदी इसमें से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। पूरब की तरफ बहने वाली लगभग सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा, गोदावरी, महानदी देखेंगे कि सभी पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि यहाँ पे नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से। नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अरब सागर में स्थित खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये सही बात है। अपने हम बीपीएससी तैयारी 4.0 ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट को लिए हम जो करवा रहे हैं, तो वहाँ पे न जाने कितनी बार इस चीज़ों को हम बता चुके हैं कि ये जो आपका नर्मदा नदी है विंध्या और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में होकर के ये बहती हैं। विंध्या आप देखेंगे ऊपर में है और सतपुड़ा नीचे है। इसी के बीच में ये नदियाँ जो है आपका ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी बहती हैं, और इसी के नीचे देखेंगे समानांतर ताप्ती नदी बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताना है मध्य भारत से निकल करके यमुना या फिर गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है घाघरा, कोसी, गोमती, बेतवा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, मध्य भारत से निकल करके। ठीक है, मध्य भारत से अर्थात कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वाला एरिया से, उसी के आसपास से निकल करके ये गंगा और यमुना में मिलने वाली नदियाँ हैं। और बात हो रहा है यहाँ पे कि यमुना और गंगा मिल रही, तो जाहिर सी बात है अगर ये मध्य भारत है तो ये निकल करके ऐसी जगह ही मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं नदियाँ उत्तर की तरफ बह रही होंगी, तभी तो जा करके यमुना और गंगा से मिलेंगी, है ना। तो इसमें कौन सी नदी हो सकती है। देखिए कोसी नदी है। कोसी नदी तो ये मध्य भारत से नहीं निकलती, ये तो नेपाल से निकलती है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। केन और बेतवा पॉसिबल है। ठीक है, एक बच रहा है गोमती नदी और घाघरा नदी। ठीक है, वही बात करें थोड़ा सा गोमती नदी के बारे में, तो गोमती नदी आप देखे होंगे या जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश में पीलीभगत से लगभग 32 मील की दूरी पर से ये निकलती हैं और ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना वो ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, घाघरा भी अब देखेंगे वैसे गंगा की सहायक नदी है ना। ये तो आप देखेंगे बिहार में देखने को मिलेगी नदियाँ। तो ये यहाँ पे सही आंसर क्या है, बेतवा। केन बेतवा दोनों देखेंगे कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो मध्य भारत से निकलती हैं। ठीक है, और उत्तर की तरफ बहती हुई जा करके गंगा में मिल जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये नदी देखेंगे कि कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। क्या कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें प्रायः भयावह बाढ़ आती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक जोखिमपूर्ण झरने बन जाते हैं, यह बारामसी नदी नहीं है। क्या कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इससे प्रायः यहाँ पे क्या होती है, भयावह बाढ़ आती है। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, खारी नदी जिसके अफवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अफवाह, अनिश्चित अफवाह या फिर बंगाल की खाड़ी। बताना है खारी नदी जिसके अफवाह का तंत्र अंग है वह है कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखनी है कि खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकल करके, अब देखेंगे कि चंबल नदी का नाम सुनोगे, बहुत फेमस है ये। तो चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में फिर गिरती है। इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पे कि खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का अंग है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का एक अंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या फिर कावेरी है? बताना है आपको कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो 1465 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या फिर दक्षिण गंगा या तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, ये तीनों के नाम से ये जानी जाती हैं गोदावरी नदी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? आसान सा सवाल होगा शायद आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवप्रयाग। और यहीं सब जानते होंगे कि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग मिलती हैं इसके बाद ये गंगा के नाम से फिर आगे ये नदी बहती है ना। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। ठीक है, देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। यह अन्य प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं? जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग में ये अंतिम है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और फिर आगे ये गंगा नदी नाम से जानी जाती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है तिब्बत में? तो ब्रह्मपुत्र होगा, है ना। सही आंसर बी ऑप्शन है। यहीं पर जाकर आगे चल कर अब देखेंगे जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में तो वहाँ दिहांग के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद फिर जब असम में प्रवेश करती है तो वहाँ फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बता देते हैं हम, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? बतानी है, कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील, पुलिकट झील। आई थिंक इसका आंसर हम पहले बता चुके होंगे, है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित दोनों राज्यों में फैली हुई है पुलिकट झील, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन हम जब कर रहे थे, है ना, चौथा क्वेश्चन शायद था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था ना कि पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में 97% भाग है जबकि तमिलनाडु में 3% भाग है। किस सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप लैगून झील है ये, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा,
प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। बताना है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन दे रखा है पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो यहाँ पे आप देखेंगे ताप्ती, नर्मदा और पेरियार, ये इसमें देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की है ना। जबकि कावेरी नदी आप देखेंगे कि ये अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी, है ना। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो कि पूरब की तरफ बहने वाली नदी है और जा करके अरब सागर में ये माफ़ कीजिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ये कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, ये कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि कयाल क्या है। बताना है आपको कि कयाल क्या है। तराई मैदान है, गंगा की डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़ है, केरल की लैगून है, क्या है ये। तो याद रखना है कयाल केरल के लैगून का नाम है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती हैं तो उसे अनूप या लैगून कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट अनूप झील के प्रमुख उदाहरण हैं, अर्थात लैगून झील के उदाहरण है चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। ठीक है, केरल स्थित लैगून झीलों का कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेवनाड कयाल आदि। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी आसान सा सवाल है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से या फिर काराकोरम पर्वतमाला से। कई बार हम पढ़ा चुके हैं ये, है ना। सही आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला से ये निकलती हैं, ठीक है, मानसरोवर झील से। ठीक है, और इसकी लंबाई देखा जाए तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसका अफवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सी सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है, जो कि झारखंड में है, बिल्कुल सही है। जोन्हा जलप्रपात, ये राहू नदी पर बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात राहू नदी पर है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है, ये भी झारखंड में ही स्थित है, रांची में स्थित है, झारखंड के रांची में। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे दसों कांची नदी पर है, तो ये भी सही है। ठीक है, जबकि लोध जो है बराकर नदी पे नहीं है। लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में बूढ़ा नदी पर स्थित है, न कि बराकर नदी पर। ठीक है, और ये झारखंड का याद रखना कि सबसे ऊंची जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई 469 फीट है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है, ये भी रांची में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात राहू नदी पर है, ये भी सही है। दसोंग जो कि कांची नदी पर है, ये भी सही है। और लोधा ये गलत है, ये लातेहार जिला में स्थित है, और ये झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, अर्थात सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो पहले ही बता चुके हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिहांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिबांग सुबनसिरी क्या है, तो ये सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में इसे सदिया या धुबरी के बीच इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, रजरप्पा किस नदियों के संगम पर अवस्थित है।
ध्यान रखिएगा, रजरप्पा जो एक मंदिर है, ठीक है, रजरप्पा मंदिर है जो कि झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है, और ये दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। रजरप्पा मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है झारखंड की, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है। झारखंड के रामगढ़ से आप देखेंगे तो लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। और ये दामोदर और भेड़ा नदी को संगम पर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। एक तीर्थ स्थल की तरह है, ये तीर्थ स्थल है, बहुत सारे सैलानी यहाँ पे पहुँचते हैं हर साल। और यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर है, ये आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शन सही है फिलहाल यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती हैं? तो आप देखेंगे सबसे पहले चीन से निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये भारत में प्रवेश करती हैं। इसके बाद फिर ये भारत के बाद बांग्लादेश में चली जाती हैं। अर्थात यहाँ पे सही आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मानसरोवर झील से निकलती हैं, है ना। ये याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आसान सा सवाल है, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है ना। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती हैं और ये नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ये कच्छ प्रभावित होते हुए ये कच्छ के रन यानी कि दलदल क्षेत्र में जाकर फिर ये विलुप्त भी हो जाती है, ठीक है। तो ये लूनी नदी होगा इसका सही आंसर। बाकी कृष्णा और नर्मदा नदी तो खैर मध्य प्रदेश से निकलती है। कृष्णा नदी अब देखेंगे दक्षिण भारत से निकलती है, दक्षिण भारत की नदी है एक जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लोकटक क्या है? लोकटक एक देखेंगे कि झील है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। लोकटक झील कहाँ पे है? ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है ना। ध्यान रखिएगा, केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है और ये विश्व का एकमात्र ऐसा झील है जो कि तैरता हुआ पार्क के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे एक हिरन भी पाया जाता है, संगाई हिरन करके, तो भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है वह कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी या फिर हुंजा? सही आंसर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसका कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती हैं, आपको ये बतानी है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जनापा पहाड़ी से निकलती है। अर्थात ये तो यहाँ पे मध्य प्रदेश तो होना ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ भी है। और फिर देखेंगे आगे चल करके यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये लगभग देखेंगे 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छा ये लाइन याद रखिएगा, चंबल नदी पर देखेंगे तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक है कोटा बैराज, ये सभी बनाए गए हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, या गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है ना। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है,
तो ये आपको याद रखनी है, सभी चंबल नदी पर स्थित है। अगला सवाल है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो याद रखना है सांभर लवन झील ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील जो कि खारे पानी की झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीच की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है किस राज्य में है। तो आपको पता होगा कि उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एक ये लैगून झील है जो कि बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है।